हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी बज टीवी पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फाइनल डेस्टिनेशन का ब्लड लाइन पार्ट। मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन की पटरी को दिखाया जाता है। यह समय था 1969 का, जहां हम कार में आयरिश और पॉल को देखते हैं। आयरिश की आंखों पर स्कार्फ बंधा हुआ है क्योंकि पॉल उसे सरप्राइज देने के लिए स्काई व्यू रेस्टोरेंट ले जा रहा है, जो कि हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। रेस्टोरेंट टावर के पास पहुंचते ही पॉल आयरिस की आंखों से स्कार्फ हटाता है और आयरिस टावर के सामने खड़ी होकर बस उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि वह अब तक का सबसे ऊंचा टावर था, जो कि 494 फीट का बनाया गया था और बहुत ही शानदार दिख रहा था। यह देखकर आयरिस खुश हो रही थी, लेकिन डर भी रही थी क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। फिर दोनों टावर के अंदर जाने के लिए लिफ्ट में जाते हैं, जो कि सीधा ऊपर तक जाती थी। दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देखते हैं जो फाउंटेन के अंदर से एक कॉइन चुरा रहा था। यह देखते हुए गार्ड उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि यह बैड लक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे पेड़ में धागा बांधना गुड लक और उससे धागा निकालना बैड लक माना जाता है, ऐसे ही शायद उनके यहाँ पे फाउंटेन में सिक्के डालने को शुभ और उसमें से निकालने को बैड लक माना जाता है। ये सुनकर बच्चा वहां से चला जाता है, लेकिन वो सिक्का अपने साथ लिए जाता है। यहाँ आयरिस और पॉल लिफ्ट के अंदर जाते हैं, जहाँ टावर का स्टाफ उसको बताता है कि यह अब तक की सबसे ऊंची लिफ्ट है और यह टावर अपने निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया है। यह बात सुनकर आयरिस को और भी ज्यादा डर लगता है। सब लोग रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं, जहां सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। फिर पॉल रिसेप्शनिस्ट से अपने रिजर्वेशन टेबल के बारे में पूछता है, तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि उसका नाम तो लिस्ट में ही नहीं है, जिससे कि पॉल अपसेट हो जाता है और फिर आयरिस के लिए शैंपेन लेने चला जाता है। वहीं आयरिस एक किनारे पर जाकर टावर के नीचे देखने लगती है। पॉल आयरिस के पास आता है। आयरिस को थोड़ी घबराहट होती है, तो वो वॉशरूम की तरफ जाती है। अब जहाँ सब लोग डांस कर रहे होते हैं, वो एरिया हमें दिखाया जाता है और वहीं पर एक टेंडर, बार टेंडर जो होता है, वो शैंपेन कैप खोलता है और वहीं ऊपर लगे हुए झूमर से वो कैप टकराता है, जिसके बाद झूमर का एक पीस टूटकर नीचे गिर जाता है और फर्श पर एक छोटी सी दरार दिखाई जाती है। लोगों को डांस करने की वजह से टावर के जॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हिल रहे होते हैं। उसमें से कुछ बोल्ट निकलकर बाहर गिर जाते हैं। अब यहाँ आयरिस वॉशरूम में वॉमिट करती है। वहां एक लेडी उससे पूछती है कि कौन सा महीना चल रहा है। पहले तो आयरिश मना कर देती है, फिर बोलती है दूसरा। उसने अभी तक पॉल को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वह लेडी उसे ब्लेसिंग्स देती हुई बोलती है और अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम आयरिस और पॉल को देखते हैं, जो कि एक टावर में एक खुली जगह जाते हैं और यहाँ पॉल आयरिस को प्रपोज करता है। यह देखकर आयरिस बहुत ही खुश होती है और वह अपने प्रेगनेंसी के बारे में भी पॉल को बता देती है, जिससे पॉल को भी बहुत खुशी होती है। ये देखकर आयरिस थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि उसे लगा था कि पॉल उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पॉल आयरिस को एक रिंग पहनाता है, जो कि थोड़ी टाइट थी, लेकिन आयरिस कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ हम उसी बच्चे को देखते हैं जो ऊपर से एक कॉइन नीचे फेंक रहा होता है, लेकिन गार्ड उसे फिर से मना करता है कि किसी को लग जाएगा नीचे, मत फेंको। वो लड़का नहीं मानता फिर भी और एक कॉइन को नीचे फेंक देता है, जिससे कॉइन हवा के प्रेशर से टावर के वेंट्स में जाकर घुस जाता है और वहीं एक फैन में फंस जाता है। दूसरी तरफ आयरिस, पॉल और बाकी सब लोग डांस कर रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि जो फर्श में दरार आई थी वो धीरे धीरे अब बढ़ रही है। लेकिन तभी आयरिस को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, फर्श का कांच टूट गया और काफी लोग नीचे गिर गए और वहीं पर उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो कॉइन फैन से निकलकर एक गैस पाइपलाइन से टकरा जाता है, जिससे कि गैस लीक होने लगती है। इधर पॉल भी एक टूटे हुए कांच के सहारे लटका था, जिससे आरिश बचा नहीं पाती, क्योंकि कांच टूट जाता है और पॉल भी मर जाता है। सीन टावर के जॉइंट्स पर शिफ्ट होता है, जो कि टूट गए थे, और इधर एक लेडी आग में जल जाती है, जिससे वह इधर उधर भागने लगती है और भागते भागते उसी वैन के पास पहुंच जाती है जहां से गैस लीक हो रही थी, और वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। फिर वो सिंगर भी आयरिस के सामने ही जलकर मर जाती है। लेकिन
मरने से पहले उसने अपने बच्चे को वहां रखे एक बॉक्स में छुपा दिया था। फिर हमें टावर के जॉइंट्स दिखाए जाते हैं जो कि टूट चुकने की वजह से अब टावर एक तरफ झुकने लगता है, जिससे कि सभी लोग कांच की विंडोज पर जाकर गिरते हैं। लेकिन वह कॉइन जो झूमर पर फंसा था वो नीचे पियानो से टकराता है और पियानो विंडोज को तोड़ता हुआ लोगों के साथ नीचे गिर जाता है। अब दूसरी तरफ जो लोग लिफ्ट से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से वो भी नीचे गिर जाती है और सीढ़ियां भी टूट जाती हैं, जिनमें से कोई नहीं बचता। अब सिर्फ यही बच्चा टावर से सही सलामत हंसता हुआ यह सोचकर बाहर निकलता है कि मैं बच गया, लेकिन तभी वो पियानो जो उस ऊपर से गिर रहा था वो उसी के ऊपर आकर गिरता है और वो वहीं पे मर जाता है। अगले सीन में आयरिस जो बच गई थी उसे सिंगर का बेटा मिलता है। आयरिस और वो बच्चा नीचे गिरने लगते हैं और बीच में ही उसकी रिंग टावर में फंस जाती है, क्योंकि वो टाइट थी और वो टाइट होने की वजह से उसकी फिंगर से निकलती नहीं, बल्कि आयरिस की फिंगर की स्किन ही उससे अलग हो जाती है और वो दोनों नीचे गिर के मर जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां हमें स्टेफनी को दिखाया जाता है, जिसे आयरिस के साथ हुए इस हादसे का सपना बार बार आता रहता था। फिर वो रात को अपनी फ्रेंड को बताती है कि वह औरत जो उसे सपने में दिखती है वो उसकी नानी आयरिस है, जिससे वह आज तक मिली नहीं। पर ये सपने न जाने क्यों उसे आते हैं, आयरिस के साथ ऐसा हुआ था और ये सपने बार बार क्यों उसे आते हैं, ये जानने के लिए वो अपने घर जाती है, जहां वो अपने भाई और पापा से मिलती है। जब स्टेफनी 10 साल की थी तब उसकी माँ डार्लिन उन्हें छोड़कर चली गई थी, इसलिए वह अपने पापा से आयरिस के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पापा ज्यादा कुछ नहीं बताते। वो अपने भाई चार्ली को लेकर अपने मामा हावर्ड के घर चली जाती है, जहां उसके साथ उसके कजिन भी मिलते हैं। अब स्टेफनी अपने मामा से आयरिस और उन हादसों के बारे में पूछती है, जिस पर उसके मामा उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो बोलते हैं कि आयरिस पागल हो गई थी, अजीब अजीब सी बातें करती थी और उसने खुद को और कुछ लोगों को एक जगह पर बंद कर लिया था, जिस वजह से उसको उसके बच्चों से अलग कर दिया गया। इसके बाद भी आयरिस नहीं रुकी, उसने हमारा पता लगाया और हमें लेटर्स और डिस्टर्बिंग फोटोज भेजने लगी, जिस वजह से हमने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। और अब तुम भी उसकी बातें मत करो और उससे दूर ही रहो। और गलती से ये भी बोल देते हैं कि वह अभी भी जिंदा है। इसलिए आयरिस का पता निकालकर उससे मिलने के लिए वो चली जाती है एक बिल्कुल सुनसान जगह पर, जहां पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और वह एक बंकर जैसा था। आयरिस अंदर सीसीटीवी से बाहर की चीजें देखती रहती थी और वह देखती है उसके गेट पर स्टेफनी है और वो उसके बारे में पूछती है। फिर उसे बिना चाबी और मोबाइल के अंदर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसे मौत का डर था। उसे लगता था कि बाहर की कोई भी ऐसी चीज अंदर ना पहुंचे जो उसे मार सके। अब स्टेफनी आयरिस को उन हादसों के बारे में पूछती है, तो आयरिस बताती है कि वह हादसे कभी हुए ही नहीं, बल्कि वह सब हादसे होने से पहले ही उसने हादसे को देख लिया था, जिसकी वजह से उसने उन सब की जान बचा ली थी। और डेथ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। यानी उसके मुताबिक जितने भी लोग बच गए थे उन्हें तो मर जाना चाहिए था, इसलिए आगे चलकर वह सभी लोग किसी न किसी वजह से मरते रहे। आरिस जो कि पॉल को बचा नहीं पाई, उसे भी डेथ ने मारने की कोशिश की, लेकिन आरिस ने काफी कुछ रिसर्च कर लिया था, जिससे डेथ के प्लान को वो अब समझ गई थी। और रिसर्च करके उसने एक किताब तैयार की थी कि डेथ किस किस तरीके से लोगों को मार सकती है। क्योंकि आयरिस ने डेथ को चीट किया था, तो अब वह उसकी पूरी ब्लड लाइन को खत्म करना चाहती थी। ये सब सुन के स्टेफनी वहां से जाने लगती है। आयरिस जानती थी कि उसकी ब्लड लाइन खतरे में है, इसलिए वह स्टेफनी को किताब देने लगती है, पर स्टेफनी घर से बाहर निकल जाती है। अब आयरिस जानती थी अगर वो घर से बाहर निकली तो मारी जाएगी, लेकिन स्टेफनी को अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए वो बाहर निकल ही जाती है और उसे किताब देते ही डेथ उसको मार देती है। आयरिस आज नहीं तो कल मर ही जाती, क्योंकि उसे कैंसर भी था। नेक्स्ट सीन में हम आयरिस का फ्यूनरल देखते हैं, जहां आयरिस की बेटी डार्लिन भी आई थी, जिसे देखकर स्टेफनी को बहुत गुस्सा आता है। वह उससे कहती है कि मुझे उससे बात नहीं करनी, क्योंकि वो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, और स्टेफनी वहां से चली जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जब स्टेफनी अपने घर पर है और उसके मामा के घर पे डार्लिन आई होती है, और स्टेफनी को ध्यान आता है कि आयरिस ने उसे बुक दी थी और वह उसे खोलकर देखती है, तो उसमें अंदर
वही बच्चे वाला कॉइन चिपकाया होता है जिसकी वजह से स्काई व्यू टावर का हादसा होने वाला था, जो आयरिस ने टाल दिया था। बुक आगे पढ़ते हुए हमें वो सभी मौतों के तरीके दिखाए जाते हैं जो अभी तक की सारी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में दिखाई गई थी, जैसे कि प्लेन वाला हादसा, लकड़ी वाले ट्रक का एक्सीडेंट, बाकी सभी भी पार्ट्स। यानी बाकी सारी मूवी के पार्ट्स की जड़ यही ब्लड लाइन मूवी है, क्योंकि स्काई व्यू टावर पर जो लोग मौजूद थे उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बच गए थे और उन्होंने अपना फैमिली ट्री आगे बढ़ा लिया था, जिससे कि डेथ अब उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि स्टेफनी के मामा के घर पे पार्टी चल रही है और एक कांच का टुकड़ा बर्फ में चला जाता है, और दूसरी तरफ ट्रैम्पोलिन के नीचे एक नुकीला गार्डनिंग टूल था, जो कि ट्रैम्पोलिन में स्टेफनी के कजिन उछल रहे थे और डार्लिन उन्हें रोकते हुए नीचे से वह टूल हटा लेती है। फिर हम देखते हैं स्टेफनी को कुछ आभास होता है और वो जल्दी से हार्वर्ड के घर पार्टी में पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती डेथ ने अपना काम शुरू कर दिया था। यहाँ एक बोतल वाटर पंप के ऊपर गिरती है, जिससे कि वह स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसका पानी पाइप से निकल ना पाने की वजह से जमा हो जाता है और कुछ शार्प टूल्स हिलने लगते हैं। अब हम देखते हैं जो कांच का टुकड़ा था वो एक ड्रिंक से नीचे गिर जाता है और हार्वर्ड उसके ऊपर पैर रख देता है, जिससे कि ग्लास उसके पैर के आर पार हो जाता है और वह दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है। तभी गार्डनिंग टूल से पानी के प्रेशर की वजह से एक घास काटने वाली मशीन पर गिरकर उसको स्टार्ट कर देती है, जिससे कि वह उछलता हुआ सीधा हार्वर्ड के चेहरे के ऊपर से निकल जाता है और हार्वर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हार्वर्ड का फ्यूनरल किया जाता है और फिर स्टेफनी पूरी किताब पढ़ डालती है, जिसमें उसे जेबी का नाम मिलता है। ये वही जेबी है जिसे हमने बाकी फाइनल डेस्टिनेशन की मूवीज में भी देखा है। स्टेफनी को पता चलता है कि वह किसी सर्वाइवल से मिला था। इसके बाद स्टेफनी अपना एक फैमिली ट्री बनाती है, जैसे कि आयरिस और पॉल, उनके बच्चे हार्वर्ड और डार्लिन, फिर हार्वर्ड के बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी, और डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली। स्टेफनी अपनी फैमिली को यह समझाती है कि उस दिन स्काई व्यू टावर पर सबको खत्म होना था, जिन्हें भी आयरिस ने बचाया था, जिससे डेथ का काम अधूरा रह गया है। इसलिए अब वो एक एक करके उन सभी को मार रही है। और जरूरी बात यह थी कि जो बच गए थे उन्होंने अपनी फैमिली को आगे बढ़ा लिया था, जो कि कभी भी होनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए डेथ सबको तब से मार रही थी और अब डेथ आयरिस की ब्लड लाइन को खत्म करने वाली है। स्टेफनी बताती है कि डेथ एक बार ऑर्डर से ही अपना काम कर रही है, जैसे कि हार्वर्ड सबसे बड़ा था तो अब उसके बच्चे एरिक, फिर जूलिया और फिर बॉबी, उसके बाद बारी आएगी डार्लिन और फिर स्टेफनी एंड चार्ली की। स्टेफनी ये सब बातें सुनकर कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा था। आयरिस की तरह उसे भी सब पागल समझ रहे थे, जिससे कि स्टेफनी भी बहुत परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एरिक को देखते हैं, जो हाथ पर अपने पापा का टैटू बना रहा है और स्पीकर में जोर जोर से गाने सुन रहा है, जिस वजह से स्पीकर के ऊपर रखा सामान एक केमिकल की बोतल पर गिर जाता है और केमिकल बाहर निकलने लगता है। तभी ऊपर लगे फैन से एक चेन निकलकर चार्ली की नोज रिंग में फंस जाए, जिससे कि वह निकालने की कोशिश करता है और उधर तब तक केमिकल से पूरे शॉप में आग लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है स्टेफनी की तरफ, जो काफी घबराई हुई थी और वह चार्ली के पास आती है और उससे लेकर एरिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे एरिक मिल जाता है, जो कि शॉप के हादसे में बच गया था, और फिर स्टेफनी उसे संभल कर रहने के लिए कहती है, जिसे वह सीरियस नहीं लेता। तभी जूलिया भी वहां आती है, वो भी इसे इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। उसके बगल से एक कचरे वाली गाड़ी निकलती है, तभी जूलिया को एक बॉल आकर लगती है, जिससे कि वह ट्रक के ट्रैश बिन में जाकर गिरती है। अब स्टेफनी जूलिया को बचाने की है, लेकिन उसे नहीं बचा पाती। जूलिया भी वहीं मर जाती है। घर पर जूलिया की मौत से सब बहुत परेशान थे और स्टेफनी को लगता है कि उसको डेथ का ऑर्डर प्लान बता दिया है, इसीलिए डेथ ने अपना ऑर्डर ही बदल लिया है। एरिक की माँ सच्चाई बताती है कि एरिक हार्वर्ड का बेटा नहीं है, उसका और किसी और के साथ अफेयर था जिससे एरिक हुआ था। जूलिया हार्वर्ड की फर्स्ट बेबी थी, इसलिए वो मर गई और एरिक बच गया। ये सब जानकर एरिक और भी ज्यादा दुखी हो गया। फिर स्टेफनी बताती है कि अब बॉबी का टर्न है। हमें दिखाया जाता है कि किताब में कुछ नंबर्स हैं जिनसे डेथ को चीट करने का तरीका बताया गया है,
जिसके लिए उन्हें जेबी से मिलना पड़ेगा। तब डार्लिन बताती है कि आयरिस एक लेटर में उसने पढ़ा था कि जेबी किसी हॉस्पिटल में काम करता है। अब वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। तब बॉबी भी उनके साथ चलने के लिए जिद करता है और एरिक भी उनके साथ चला जाता है। रास्ते में डार्लिन स्टेफनी से कहती है उसे अपनी माँ को देखकर हमेशा डर लगता था, इसलिए जैसा उसका बचपन बीता है वैसा मेरे बच्चों के साथ ना हो, इसलिए वो उन लोगों से दूर हुई थी। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां हम जेबी को देखते हैं। खैर जेबी सबको बताता है कि वह उसी सिंगर का बेटा है जिसे आयरिस ने बचाया था, और जब आयरिस से वो मिला तो दोनों ने डेथ के ऊपर रिसर्च की, जिसके बाद दोनों को ही कैंसर हो गया। उन्हें यह पता था कि डेथ से बचने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो किसी को मार दो और उसकी जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी, या खुद को मार दो। और जेबी बताता है कि वह एक ऐसी लड़की से मिला था जिसने खुद को मार दिया था और मेडिकल केयर से फिर उसे बचा लिया गया, जिस वजह से डेथ की साइकिल भी पूरी हो गई और वो बच भी गई। यह बताकर जेबी वहां से चला जाता है। अब यहाँ स्टेफनी सोच ही रही थी कि वह आगे क्या करे, तभी एरिक बॉबी को लेकर चला जाता है और उसे अपना प्लान बताता है कि अगर वो पीनट बटर खा ले तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसे तो पीनट से बहुत एलर्जी है। इसके बाद वो उसे मेडिकल केयर से बचा लेंगे और डेथ साइकिल टूट जाएगी। अब ये लोग एक मशीन से पीनट बटर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन में वो फंस जाता है, जिससे एरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो मशीन में एक घूसा मारता है। उसका कांच टूट जाता है। बिस्किट फिर भी बाहर नहीं आता, जिससे अब वो मशीन को टेढ़ा करके बिस्किट निकाल लेते हैं। उससे मशीन की स्प्रिंग बाहर निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है एमआरआई रूम में, जहां गलती से उसने मशीन ऑन कर दी थी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था, जिस वजह से एरिक की बॉडी में से जितने भी पियर्सिंग थे वो सब उखड़कर मशीन की ओर जाने लगते हैं। तभी उसके पीछे रखी एक चेयर भी मशीन में चली जाती है। चेयर और मशीन के बीच में एरिक बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हॉस्पिटल के अंदर रखी हुई सारी चीजें एमआरआई रूम की तरफ जाते देखकर नर्स भागकर आती है और उस रूम का दरवाजा जैसे ही खोलती है, बाहर लगी मशीन से वो टूटी हुई स्प्रिंग सीधा अंदर बॉबी के सर को चीरती हुई आर पार हो जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन अपने सामने इन लोगों को खत्म होते देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ सोचकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि डार्लिंग उस बंकर में जाकर रहेगी जहां आयरिस रह रही थी, क्योंकि वहां वो कई सालों तक डेथ को धोखा देकर रह रही थी। फिर वे तीनों बंकर की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम उस कॉइन को देखते हैं जो एक बूढ़ी औरत उठाकर अपने पास रख लेती है। यह तीनों बंकर पहुंच जाते हैं, पर गेट में लॉक था, जिससे वो लोग गाड़ी से टक्कर मार मार कर तोड़ देते हैं और अंदर जाते हैं। इसलिए गेट की लाइट पर लगी हुई एक इलेक्ट्रिक केबल भी टूट जाती है और उससे स्पार्क होने लगता है। अब वो लोग गाड़ी से उतरते हैं तो स्टेफनी की सीट बेल्ट अटक जाती है, जिससे वो गाड़ी में ही फंस जाती है। डार्लिन को कहती है कि तुम बंकर के अंदर जाओ, इससे हम सब सेफ रह सकेंगे। लेकिन तभी बंकर के अंदर कोई पिन टूटकर एक सिलेंडर पर गिरती है और वह गैस लीक होने लगती है, और इधर केबल के स्पार्क के संपर्क में आने से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि पूरा बंकर बर्बाद हो जाता है और उनकी कार पलटकर एक पानी से बड़े गड्ढे में चली जाती है, जिससे स्टेफनी डूबने लगती है। तभी धमाके की वजह से डार्लिन के ऊपर एक बड़ा सा पिलर गिरता है और वह वहीं पे खत्म हो जाती है। चार्ली स्टेफनी को बचाने के लिए एक कटर लेके आता है, लेकिन उससे पहले ही स्टेफनी पानी में तड़प तड़पते हुए बेहोश हो जाती है, जिससे देख चार्ली जल्दी से उसकी सीट बेल्ट को काटकर उसे पानी से बाहर निकालता है। फिर उसे बचाने के बाद उससे कहता है कि वह मर चुकी थी और उसने स्टेफनी को फिर से जिंदा किया है। इसका मतलब शायद अब डेथ साइकिल टूट चुकी है। फिर वे दोनों डार्लिन को खोने से बहुत दुखी होते हैं, जिसके बाद लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। अगर गहराई से समझा जाए तो जिस गाड़ी में ये लोग बंकर गए थे वो डार्लिन की थी, और जो स्टेफनी के साथ हुआ वो सब डार्लिन के साथ ही होना था, क्योंकि स्टेफनी उसकी जगह पर बैठी थी और वह मर गई, जिसके बाद चार्ली ने उसे जिंदा किया और इसके साथ उन्होंने डेथ को चीट किया। सीन फिर से उसी बूढ़ी औरत पर शिफ्ट होता है जो कुछ खरीद रही थी और अब अपने पर्स से पैसे निकालती है तो वो कॉइन पर्स से निकलकर एक ट्रेन की पटरी पर अटक जाता है।
यह वही पटरी है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी और पूरी मूवी ये कॉइन ही सबकी मौत का कारण बना है। इसका मतलब अभी कुछ गड़बड़ होनी बाकी है। हमें दिखाया जाता है कि चार्ली और स्टेफनी डॉक्टर से मिलकर आते हैं और वो बताता है कि स्टेफनी उस रात मरी नहीं थी, बस बेहोश हुई थी, क्योंकि मरने पर उसकी सांस और दिल की धड़कन दोनों रुक जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जिससे कि ये लोग समझ जाते हैं कि डेथ साइकिल अभी खत्म नहीं हुई है और कभी भी वो उनके पास आ सकती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, हम देखते हैं कि एक ट्रेन उसी पटरी पर आती है जिस पर वो एक कॉइन फंस गया था। इस वजह से ट्रेन पटरी से उतरकर सड़क पर फिसलती हुई स्टेफनी और चार्ली की ओर आ जाती है, जिससे बचने के लिए दोनों भागते हैं। लेकिन ट्रेन से कुछ लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे उनके ऊपर उछलकर गिरने लगते हैं, जिनके नीचे दबकर इन दोनों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जो कि बड़ी ही भयानक थी। फिर मूवी के लास्ट में हम कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि डेथ साइकिल अभी भी जारी थी और जो भी स्काई टावर में बच गए थे उनकी फैमिली आगे बन चुकी थी। डेथ उन सबको एक एक करके अपने तरीकों से खत्म कर रही होती है। पहले के सारे पार्ट्स के तार इस मूवी से ही जुड़े हुए हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।